आज हम क्लास 11th का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है फिज़िकल वर्ल्ड। तो फिज़िकल वर्ल्ड पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि क्यों फिज़िकल वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर हम लोग को 11th में रखे गए। इसलिए क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स जान पाए डे टू डे लाइफ में, क्योंकि जितनी भी गतिविधि होती है फिज़िक्स के रिलेटेड नेचर में, नेचुरल फेनोमेना जो होती है सारे के सारे फिज़िक्स के रिलेट से ही होती है, फिज़िक्स के कारण से, यानी नेचुरल फेनोमेना के ही कारण से होती है। तो इसलिए हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो फिज़िकल वर्ल्ड होता है। हालांकि ये फिज़िकल वर्ल्ड सिर्फ फिज़िकल वर्ल्ड पहला चैप्टर बोल के नहीं है, ये कहने का मतलब है इंटायर फिज़िक्स, हाउ द फिज़िक्स इज़ वर्क। तो इस चैप्टर में जितना भी हम लोग शॉर्ट में पूरा का पूरा चैप्टर को क्लियर करेंगे, और इसको पूरा का पूरा, इसका मतलब है चैप्टर जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो पूरा का पूरा फिज़िक्स को पढ़ना होता है। यानी जब तक हम लोग फिज़िक्स पढ़ेंगे तब तक यही चैप्टर हमारे चलते ही रहेगा, यानी इंपॉर्टेंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस एंड हाउ द फार्मूला वर्क्स, हाउ द लॉज आर वर्क्स, दिस आर द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस चैप्टर। सो चलिए शुरुआत करते हैं फिज़िकल वर्ल्ड की। तो फिज़िकल वर्ल्ड में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं what is physics? Physics is a branch of science which deal with a study of nature and its laws। ये क्या है? एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स साइंस है जो क्या बताती है? स्टडी ऑफ नेचर और नेचर और उनके नियमों के, यानी नेचर के बारे में पढ़ना और उनके नियमों के, नेचर के बनाए हुए नियमों के बारे में पढ़ने को बताती है। तो बेसिकली मैंने यही लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है, व्हाट इज़ फिज़िक्स? तो फिज़िक्स इज़ बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ ए स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। तो वाई वी स्टडी फिज़िक्स? क्यों हम लोग पढ़ते हैं? बिकॉज ह्यूमन बींग आर ऑलवेज टू क्यूरियस टू नो हाउ द फेनोमेना इज़ वर्क इन द नेचर। नेचर में फेनोमेना कैसे काम करते हैं, नेचुरल फेनोमेना कैसे काम करते हैं। जैसे हम लोग ने बचपन से ये सुना होगा कि अर्थ ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द सन, पर क्यों, वाई? तो वाई का आंसर जो है वो है हमारा ब्रांच ऑफ साइंस में जिसको बोलते हैं फिज़िक्स। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि वी कैन नो द हाउ द थिंग इज़ वर्क इन द नेचर में सब चीज़ कैसे काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला, वाई वी स्टडी द फिज़िक्स इन आवर डे टू डे लाइफ? बिकॉज टू नो द हाउ द थिंग इज़ वर्क इन डे टू डे लाइफ। जैसे हवा का बहना एक नेचुरल फेनोमेना है, कोई फेंका हुआ चीज़ ज़मीन पे गिरना एक नेचुरल फेनोमेना है, दिन होना, दिन के बाद रात होना, रेनबो का निकलना, बारिश का होना, ये सारा चीज़ फिज़िकल एक्टिविटी है, फिज़िक्स है, फिज़िकल फेनोमेनाज है जिसको हम लोग पढ़ते हैं फिज़िक्स में। तो हम लोग कई बार सुने होंगे, तो दे आर द मेनी काइंड्स ऑफ लॉज आर इन फिज़िक्स सच एज न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशंस लॉ। तो हाउ लॉज आर फॉर्म, कानून कैसे बनते हैं, प्रकृति के बने हुए कानून कैसे बनते हैं, हाउ द लॉज आर फॉर्म। तो हम लोग देखते हैं, तो लॉज फॉर्म होने के लिए वी हैव टू ऑब्जर्व सर्टेन थिंग। तो इसके कारण से एक शॉर्ट स्टोरी आप लोग को सुनाता हूँ। आई होप सो आप लोग ने सुन रखा होगा, फिर भी आप लोग को इसमें से कुछ सीखने की चीज़ पता चलेगी। तो स्टोरी है असैक न्यूटन के बारे में। एक दिन वो क्या थे, एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और उनके सर पे अचानक से एक एप्पल गिरता है। तो एप्पल का गिरना एक नेचुरल इवेंट है, यानी इसका मतलब है कि लॉज बनाने में पहला स्टेप का ज़रूरत होता है कोई ना कोई नेचुरल इवेंट का होना। उसके बाद सेकेंड, ही हैव टू ऑब्जर्व द बॉल एप्पल। तो आइजैक न्यूटन क्या किए, फिर उसको ऑब्जर्व किए कि एप्पल क्यों नीचे गिरता है, यानी कोई भी चीज़ ऊपर फेंका जाने वाला चीज़ अंडर द ग्रेविटी नीचे क्यों गिरता है। तो सेकेंड पॉइंट होता है ऑब्जर्वेशन। वी हैव टू ऑब्जर्व द नेचुरल इवेंट, यानी नेचुरल इवेंट हो रहा है उसका ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गतिविधि घटनाएँ होते रहती है जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में इग्नोर कर लेते हैं और ऑब्जर्व नहीं करते हैं। पर आइजैक न्यूटन ने ऑब्जर्व किया व्हाई द एनीथिंग फॉल्स टू द ग्राउंड ओनली। उसके बाद आता है देन वी डू द मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट। अब नेचुरल जो फेनोमेना हो रही है तो किस कारण से हो रही है, क्या एक बार हो रही है कि बार बार हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, बार बार रीचेक करते हैं। तो वी हैव टू डू अ मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट। तो क्या किए आइजैक न्यूटन जी, ये जो न्यूटन साहब थे वो डायरेक्ट एप्पल जो गिरा
तो उसी को ऑब्जर्व नहीं किए, बार बार चीज़ों को फेंक के देखे तो देखते हैं कि वापस से जो भी चीज़ फेंका जाने वाला चीज़ अंडर द ग्रेविटी वो गिरता है ग्राउंड पे। तो इस कारण से देखें कि ऑब्जर्वेशन मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब पाया गया कि हाँ कोई भी फेंका जाने वाला चीज़ ज़मीन पे गिरता है, देन इट फॉर्म द लॉ, फिर फॉर्म करते हैं लॉ को। तो लॉ फॉर्म करने के लिए हम लोग डिपेंडेंस चीज़ देखते हैं। जैसे कि अगर आप लोग ग्रेविटेशन पढ़े होंगे क्लास 9th में, तो आप लोग को पता होगा कि अर्थ कोई भी मासिव चीज़ एक दूसरे मास को अपनी ओर खींचता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, और यही ग्रेविटेशनल पुल के कारण हम लोग का अर्थ किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को, फेंका जाने वाला ऑब्जेक्ट को वो अपनी ओर खींचता है। इस कारण से कोई भी चीज़ ज़मीन पे गिरती है, फेंका जाने वाली चीज़ ज़मीन पे गिरती है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स, तो फंडामेंटल फोर्स क्या क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को हम लोग इजी वे में पढ़ने के लिए हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द फोर्स आर। तो हम लोग बेसिकली 2 टाइप ऑफ फोर्स को कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसा फोर्स जिसको कॉन्टैक्ट लगा के किया जा रहा हो, जैसे किसी भी चीज़ को ढकेलना या तो खींचना, हम लोग क्या करते हैं उस पर कॉन्टैक्ट लगाते हैं। तो पहला जो फोर्स आता है वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। और सेकेंड फोर्स होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर द दोज फोर्स विच इज़ कॉल्ड एज ए फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स कहते हैं तो बिना कॉन्टैक्ट लगाए किसी पे फोर्स लगा देना, यानी आइदर द पुश और ए पुल, तो वो फोर्स कहलाता है मेरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बेसिकली अ फील्ड फोर्स आर ऑलवेज कॉल्ड एज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। इन अ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वी ऑलवेज नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स आर अट्रैक्टिव फोर्स, बट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सच एज फोर्स बिटवीन द two charge is always repulsive, either repulsive or attractive, it depends upon the nature of a charge। उसके बाद देखते हैं कि फील्ड फोर्स जो कांटेक्ट फोर्स थी, तो कांटेक्ट फोर्स में फर्दर डिवीजन होता है, उसमें हम लोग 3 पार्ट पढ़ते हैं। पहला है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आर कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक बॉडी कभी भी ज़मीन पे रखी है या किसी भी सरफेस पे रखी है, दे मस्ट हैव ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ए फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन टू कॉन्टैक्ट बॉडी। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी फोर्स लगाते हैं एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे, तो उसके कारण से घर्षण होता है। तो ये फोर्स भी क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे कॉन्टैक्ट लग रहा है। और सेकंड जो होता है नॉर्मल, अगर कोई भी चीज़ को, अगर इस चीज़ को इस पर रख दिया जाए तो ये फोर्स क्या करती है, इस पर नॉर्मल फोर्स लगाती है। तो इस कारण से नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल फोर्स ये होती है कि अगर ये इस पर हम रख दे रहे, तो ये जो डस्टर है ये हाथ के नीचे नहीं जा रहा है, ना हाथ ऊपर आ रहा है। इसका मतलब एक दूसरे को ये क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। इसका मतलब जब ये बैलेंस कर रहा होगा, तो इसका मतलब जितना फोर्स ये नीचे लगा रहा होगा उतना फोर्स ये ऊपर लगा रहा होगा। और वो कैसा लगा रहा होगा फोर्स, और ये फोर्स जो है वो ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस का नॉर्मल काम करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल फोर्स। और थर्ड फोर्स है टेंशन। अगर किसी भी वायर में, अगर ये वायर है, अगर इसको खींचा जाए तो इसमें एक्ट जो फोर्स कर रहा होगा उसको बोलते हैं टेंशन है। द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वायर और ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। तो पहला हम लोग फोर्स पढ़े, तो फोर्स का 2 डिवीजन देखे, पहला कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या था, कॉन्टैक्ट फोर्स का फर्दर 3 डिवीजन, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल, और उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल एंड टेंशन। तो सेकेंड में देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 फोर्स। तो फर्स्ट फोर्स जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द टू मासिव ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ के पास, हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, तो उसके पास मास होगी, और मास, एक मास दूसरे मास को खींचता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल के कारण में। पर ये जो खींचता है ये किसी तरह का कॉन्टैक्ट एक बॉडी को दूसरे बॉडी में नहीं लगाता है। जस्ट एग्जांपल हम लोग देखे होंगे डे टू डे लाइफ में, सन, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन।
तो इस कारण से डे और नाइट होता है। पर हम लोग देखते हैं कि फोर्स जो एक्ट कर रहा है सन और अर्थ में वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिकॉज इसके बीच में कोई किसी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं है। तो और सेकेंड जो हो जाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में फील्ड फोर्स, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैटेगरी। पहले बताना चाहूँगा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द टू सक्सेसिव चार्ज, इधर चार्ज इन रेस्ट और चार्ज इन मोशन। अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज बॉडी। अगर वो चार्ज मोशन कर रहा होता है देन इट गेट ए स्पेशल टाइप ऑफ द फोर्स which is called magnetic force as well as electrostatic force. Then we combine force, we have to say that the body acting a electromagnetic force. तो इस कारण से हम लोग बोलते हैं electromagnetic force because the when the charge is in motion they have both properties. First property of electrostatic force acting on two charge body, and second is magnetic force. Magnetic force, whenever a charge body is start moving they act as a magnet. तो और थर्ड में हम लोग पढ़ते हैं, थर्ड जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, फील्ड फोर्स होती है, वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। हम न्यूक्लियॉन्स क्या बोलते हैं कि अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, पर एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होने के कारण रिपल्सन शो करता है, और वो रिपल्सन कई गुना ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्रोटॉन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर। वो बहुत छोटी डिस्टेंस होती है। इस कारण से हम लोग देखेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ रिपल्सन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर वो फोर्स ऑफ रिपल्सन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो क्या है, कौन सा फोर्स है जो उन लोग को एक साथ न्यूक्लियस में इकट्ठा रह रहा है, इस कारण से न्यूक्लियस सस्टेन कर रहा है। तो हम लोग ने देखा कि देयर आर द वन स्पेशल काइंड ऑफ द फोर्स विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। वो क्या करता है, वो एक तरह से प्रोटॉन और प्रोटॉन को बाइंड करके रखता है। इस कारण से इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम्स है, यानी टर्म्स है कि अगर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर थोड़ा सा भी दूरी डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है। तो इस कारण से इसको वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जब वो सामने रहे, करीब रहे, जब डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव चार्ज पार्टिकल इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर दूरी डिस्टेंस रहे, तो हम लोग देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो आइए हम लोग इसका चार्ट बना लेते हैं कि चलिए देखते हैं हम लोग फंडामेंटल फोर्स क्या होते हैं। पहले फंडामेंटल का मीनिंग समझते हैं। फंडामेंटल मतलब होता है बेसिक फोर्स, यानी ये फोर्स हमारे मैंडेटरी है, यानी नेचर में ये फोर्स होगा ही होगा। पहला जो फंडामेंटल फोर्स है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड है न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पर हम लोग ज़्यादा इजी वे से फोर्स को समझने के लिए, टाइप्स ऑफ फोर्स को समझने के लिए हमने ये चार्ट बनाया है जो आपको बहुत इजी वे में आपको फोर्स के टाइप्स को बताएगा। तो पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हमने जैसे कि बताया, कॉन्टैक्ट फोर्स आर द दोज फोर्स विच एक्ट ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडी। तो पहला कॉन्टैक्ट फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेनेवर ए बॉडी इन कॉन्टैक्ट दे मस्ट एक्टिंग ऑन ए फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस। तो इस कारण से कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकंड इज नॉर्मल। व्हेनेवर ए बॉडी इज प्लेस्ड इन बिटवीन द सरफेस देन द फोर्स ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। ये फोर्स कैसा लग रहा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस। एंड टेंशन, व्हेनेवर ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग में लग रहा होगा तो वो फोर्स कैसा होगा, वो फोर्स को हम लोग बोलेंगे टेंशन। तो दीज आर द कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड एज ए फील्ड फोर्स। इसको फील्ड फोर्स कहते हैं क्योंकि इस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एक बॉडी दूसरे बॉडी को बिना कॉन्टैक्ट किए हुए फील्ड के द्वारा फोर्स लगा रहा है। दैट्स वाई वी हैव टू से दैट इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द
three force. First is nuclear force of attraction, second gravitational force, थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि फोर्स विच बाइंड द न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है इकट्ठा, क्योंकि जानते हैं वी हैव टू नो दैट द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन आर एग्जिस्ट इन द सेम न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। बट वाई, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू बी इनसाइड इन द न्यूक्लियस? बिकॉज तो प्रोटॉन का जो है, प्रोटॉन हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, अगर दो प्रोटॉन इकट्ठा एक साथ न्यूक्लियस में रह पा रहे हैं देन इट मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। पर हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन और एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपल करता है ड्यू टू द सेम नेचर ऑफ चार्ज होने के कारण रिपल्सिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस यानी फोर्स बिटवीन द टू सक्सेसिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन इतना ज़्यादा होता है, तो उस कारण से हम लोग देखें कि एक नेचर में एक और तरह की फोर्स इंट्रोड्यूस किया जिसको न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। वो क्या करती है कि हर न्यूक्लिक पार्टिकल को न्यूक्लियस के अंदर में बाइंड करके रखती है, तो देखते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एज वेल एज वीक फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स कब होता है? जब डिस्टेंस बिटवीन ए टू सक्सेसिव न्यूक्लिक पार्टिकल इज लेस दैन 1 एंगस्ट्रॉम का दूरी, यानी 10⁻⁻10 मीटर का दूरी से कम का हो, तब वो फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, एक्सपोनेंशियली स्ट्रांग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इस कारण से न्यूक्लियस क्या होता है, एक दूसरे को यानी न्यूक्लियस में न्यूक्लिक पार्टिकल एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं। और वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए बोलते हैं कि व्हेनेवर इज डिस्टेंस बिटवीन ए टू न्यूक्लिक पार्टिकल इज ग्रेटर दैन 10⁻⁻15 मीटर के से बड़ा होता है, तो हम लोग देखते हैं कि वो फोर्स धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है, और इस कारण से हम लोग बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद देखते हैं फर्दर वी हैव सीन द फील्ड फोर्स एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग देखते हैं कि एक मास दूसरे मास को अपनी ओर खींचता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल के बारे में। उसके बाद द फोर्थ हमारा फंडामेंटल फोर्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेकेंड, यहाँ लिख दे रहा हूँ स्पेस नहीं है, तो सेकेंड इज मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं बताना चाहूँगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग बिटवीन इन द टू सक्सेसिव चार्ज पार्टिकल। तब जब दो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो या मोशन में हो, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लग रहा हो, तो वो उस तरह का फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसके बाद सेकेंड जो फर्दर डिवीज़न है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कब होता है? व्हेनेवर ए चार्ज पार्टिकल इज स्टार्ट मूविंग देन इट एक्वायर ए मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में आने वाला कोई भी चार्ज पार्टिकल में एक फोर्स लगता है जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल फोर्स है। तो आई होप सो आप लोग को इजी वे में समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल फोर्स क्या क्या होते हैं। पहला फंडामेंटल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकंड फंडामेंटल इज न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड इज ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्थ इज electromagnetic force. Nuclear force further divided into two force: strong nuclear force of attraction, second is weak nuclear force of attraction. And gravitation force and electromagnetic force is further divided into two force. First is electrostatic force, second is electromagnetic force. What is electrostatic force? The force acting between the two successive charge particle. And magnetic force, whenever a charge particle start moving, it acquire a magnetic field, and the force acting due to the magnetic field is called magnetic force.